देखना था मुझे ऑनलाइन में स्पेशली। है सर। ओके, ठीक है, चलो सर। तो बेसिकली आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास रखा था कंपनी लॉ के ऊपर। तो कॉर्पोरेट लॉ में या कंपनी लॉ जो भी बोलो, इसमें हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फिनेंस में भी स्टार्ट किया है। उधर थोड़ा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस चल रहा है, और इधर हम लोग उसका लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि एक कंपनी चलाने के टाइम पे क्या क्या लीगल मैटर्स डिविडेंड के तरफ से देखना पड़ता है कि आखिर डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना है तो कहाँ से देना है, नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब जो लीगल एक ऑब्लिगेशंस कंपनी की तरफ से जनरेट होता है, उसके ऊपर ये पूरा चर्चा चल। ठीक है सर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिविडेंड के बारे में मेन मेन पॉइंट डिस्कशंस ऑलमोस्ट कर चुका था। प्रैक्टिकली भी दिखाया था, इन्फोसिस का एग्जांपल चल रहा था कि इन्फोसिस ने रिसेंटली डिविडेंड डिक्लेयर किया है 21 टका पर शेयर। वेरी गुड सर। तो उसमें कब वो पर्टिकुलर मैटर्स डिविडेंड ने एनुअल जनरल मीटिंग में, या फिर ये तो इंटरिम डिविडेंड था, तो इंटरिम डिविडेंड होगा तो एनुअल जनरल मीटिंग में तो डिसीजन नहीं हो सकता है ना। इंटरिम डिविडेंड एजीएम में नहीं हो पाएगा ना, तो बीच में होता ना, क्योंकि वो एजीएम और फाइनेंशियल ईयर एंड के बीच में होता है ना, फाइनेंशियल ईयर एंड के और नेक्स्ट एजीएम के बीच में होगा इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड जो होता है वो एजीएम में ही होता है ना, एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिसीजन होता है। पोतोई आरजो, वेरी गुड सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या बात है पोतोई, तुम क्लास नहीं आए? नहीं हो? पोतोई को पूछना। हाँ सर, हम नहीं देखा था मैसेज। अच्छा, मैसेज नहीं देखा, ठीक है सर। तो स्क्रीन एक बार ऑनलाइन में मुझे कंफर्म करो। गुड इवनिंग श्रीजित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग सर। ओके सर। बस ऑलरेडी मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, बस आप लोग आए तो थोड़ा सा इवनिंग इवनिंग चला है। अच्छा, कल हम लोग ये सब बातचीत हुआ था सर, इंटरनल डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करना चाहिए, है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स डिविडेंड के बीच में भी डिफरेंस को देखा। फिर हम लोगों ने लास्ट में एक बहुत वाइटल एक पॉइंट में क्लास को कंप्लीट किए थे, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, सेक्शन 20 123। ठीक है, बहुत वाइटल एरिया था। इसमें 4 रूल था सर, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, कि अगर बिजनेस के पास प्रॉपर प्रॉफिट नहीं है या बिजनेस अगर लॉस में है, एटलीस्ट सपोज जैसे इन्फोसिस लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट किया है और तब जाके बिजनेस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर मानो लास्ट क्वार्टर में आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, क्या फिर भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है? उसके नियम के बारे में हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा। या फिर ये सिर्फ क्वार्टर में ही नहीं, इवन फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपका लॉस सिचुएशन है, तब भी आपके ऊपर ये चीज लागू हो सकता है कि अगर आपका इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, तो इन दैट सिचुएशंस आप बिजनेस का डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो कल ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को जान चुके थे सर। अगर किसी का कल का क्लास मिस है तो वो प्लीज बैकअप से एक बार कल का क्लास रिविजन करें, तभी जाके आपको आज का क्लास समझ में आएगा। हम लोग सीधा आते हैं सर एक क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, कैप्रिकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैप्रिकॉन का ये क्या नाम है? चलो, हाँ ऐसे कैप्रिकॉन होता क्या है? वो ये ना कैप्रिकॉन उसको बोलते हैं, केकड़ा को बोलते हैं ना, आई थिंक केकड़ा को बोलते हैं कैप्रिकॉन, केकड़ा को ही बोले। केकड़ा को बोलते हैं ना।
जोडियक, हाँ हाँ वही बिच्छू बिच्छू। Capricorn Industries Limited has a paid up capital of 200 lakhs and accumulated reserve 240 लाख। और उसके पास पहले से accumulated जो रिजर्व है उसके पास जमा हुआ वो 240 लाख का है, और उसका पेड अप कैपिटल है 200 लाख का। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 30 लाख। 2020 के ईयर एंड जो 31 मार्च कंप्लीट हुआ है उसमें उसका 30 लाख का लॉस हुआ है। Dividend was declared at the following rates during the 3 years immediately preceding year 1, year 2 and year 3। मैंने 2020 का जो ईयर निकला है उसके ठीक पिछले 3 साल में कंपनी ने ऐसा ऐसा डिविडेंड दिया था। उसमें ईयर 1 में दिया था 9% डिविडेंड, ईयर 2 में दिया था 10% डिविडेंड एंड ईयर 3 में दिया था 12% डिविडेंड। क्वेश्चन ये करता है what is the maximum rate at which the company can declare dividend for the current year। करंट ईयर में कंपनी कितना मैक्सिमम रेट दे सकता है। तो आपको पता है हम लोग तीनों रेट का एवरेज करते हैं, है ना सर। तो इसमें पॉइंट यही है कि 4 कंडीशंस है, तो हम लोग देखेंगे कि चारों कंडीशंस में उसका डिविडेंड का सिचुएशंस क्या होता है। सर अगर वो कंडीशन 1 पे चलता है तो उसका डिविडेंड क्या रहेगा, कंडीशन 2 में जाने से क्या रहेगा। यानी बेसिकली ये जस्ट कल का जो प्रोविजंस था उसका कैलकुलेशन है। So in the given case, Capricorn Industries Limited has not made adequate profits during the current year ending 31st March 2020, but it still wants to declare dividend। तो अगर कंडीशन 1 फॉलो करता है तो वो पिछले 3 साल का जो डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 3 से, एवरेज हो जाएगा तो 10.33। तो इसका सिंपल जवाब होगा द रेट ऑफ डिविडेंड शैल नॉट एक्सीड 10.33%। दैट इज 10.3% ऑफ द पेड अप कैपिटल। अच्छा 10.3% माने कितना होगा, उसका जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल का 10.3%, दैट मींस उसका डिविडेंड अमाउंट रहेगा 20.6 लाख, क्योंकि उसका पेड अप कैपिटल है 200 लाख। तो 200 लाख का 10.3% करके अप्रोक्स 20.6 लाख अमाउंट आते हैं जो उसको वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, बहुत ही सिचुएशंस में, लॉजिकल सिचुएशंस में कंडीशंस को दिया। कंडीशन 2 इसके बारे में भी हम लोगों ने कल पढ़ा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कंडीशन 2 में कि उसका जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व रहेगा, उसका जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व रहेगा वहां से नॉर्मली आपको देने का राइट है। तो कंडीशन 2 क्या बोला देखो, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे भी बोला जा सकता है कि टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम accumulated profit that is less than equals to कितना होना चाहिए, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब चलो इस चीज को यहाँ पर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू से देख लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना होता है टोटल, 200 लाख और 240 लाख। ये क्वेश्चन में ही बोल दिया था। तो 200 प्लस 240 कितना होता है, 440। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सारे के सारे रिजर्व जो इसका फ्री रिजर्व है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डिविडेंड देना फ्री रिजर्व से ही संभव है, दूसरे किसी रिजर्व को हम लोग टच नहीं कर सकते। सो 440 लाख इधर मेरा हुआ, तो 10% देयर ऑफ कितना होगा सर, 440 का 10% कितना होगा 44 लाख। लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर कितना है उसका, हम लोगों को ये भी पता है कि जो भी उसका होगा ना उसको पहले लॉस के साथ एडजस्ट करना है। तो 44 लाख उसका बन रहा है, लेकिन पहले लॉस एडजस्ट कर लो। लॉस एडजस्ट करने से कितना रहेगा 30 लाख। तो 44 से 30 चला जाएगा तो अमाउंट अवेलेबल कितना होगा 14 लाख। तो द क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज फर्दर रेस्ट्रिक्टेड टू 14 लाख। तो ये 14 लाख डिविडेंड दे सकता है। कंडीशन 1 अगर वो फॉलो करता तो 20 लाख डिविडेंड दे सकता था। कंडीशन 2 फॉलो कर रहा है तो वो 14 लाख डिविडेंड दे सकता है। सर कंडीशन 3, सर कंडीशन 3 का रूल क्या था देख लो एक बार, कल भी पढ़े थे। The amount so drawn from first to be utilized to set off losses incurred in the financial year in which dividend is declared and only thereafter any dividend respect to the share shall be declared। यही कंडीशन 3 में सिंपल तरीके से बोला। तो accumulated reserve 240 लाख का था। Proposed withdrawal of the dividend कितने का है, हम लोगों ने अभी क्या डिसीजन लिया कि डिविडेंड विथड्रॉल कितना 14 लाख। तो 240 से 14 लाख अगर चला जाता है तो कितना बचता है 226।
तो दिस इज मोर देन। अच्छा, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 226 लाख है, ये 226 लाख 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा है कि नहीं? ठीक है, माने एक सेकंड सर, तो मैं ये वाला कंडीशन एक्चुअली फोर्थ कंडीशंस को बता रहे हैं सर, क्योंकि थर्ड कंडीशन यहाँ पर ऑलरेडी वो सेट ऑफ ऑफ लॉस करके बता दिया सेकंड क्वेश्चन के अंदर ही। अब ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर देना ना, एक्चुअली लोग कंडीशन 4 को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बोला था ना कि फ्री रिजर्व माइनस अमाउंट ड्रॉन फॉर, फ्री रिजर्व से अमाउंट ड्रॉन जितना आप करोगे उसका वैल्यूएशन कितना नहीं होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इतना होना चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ो। और एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितने का है? 240 लाख का। ये तो पता है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। एक्यूमुलेटेड रिजर्व 240 लाख का, और प्रोपोज्ड विथड्रॉल कितने का बोला सर? प्रोपोज्ड विथड्रॉल 14 लाख का बोला, तो बाकी बचा कितना? 226। अब यहाँ पर जो चीजें हैं सर, पेड अप कैपिटल कितने का था? 200 लाख। तो पेड अप कैपिटल 200 लाख है, उसका 15% कितना होता है? 30 लाख। नाउ the company can declare a dividend of 14 lakh, that is at a rate of 7% on its paid up capital 200 लाख। अरे नॉर्मली ये जो 30 लाख का जो वैल्यूएशन था है ना सर, ये 30 लाख नहीं हो सकता। दिस इज मोर देन 15%। 226 लाख क्या है? बैलेंस रिजर्व जो है वो मोर देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो 226 लाख मेरा बैलेंस करके आया, और 200 लाख का 15% मेरा कितना होता है, जो कि रूल है कि 15% या उसके ज्यादा नहीं हो सकता, 30 लाख। तो यहाँ पर 30 लाख डिविडेंड वो नहीं दे सकता, उसको डिविडेंड देना है तो 14 लाख ही देना पड़ेगा, जो ऑलरेडी 200 लाख का कितना परसेंटेज होता है? 7% होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रूल जो था वो रूल बस इतना सा था, ये जो बैलेंस रिजर्व्स है आफ्टर सच विथड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। मैंने बैलेंस रिजर्व आफ्टर सच विथड्रॉल, मैंने बैलेंस रिजर्व 240, वहां से विथड्रॉल किया 14 लाख, कितना बचा? 226। तो वो जो 226 है वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से नीचे नहीं जाना चाहिए। 30। ठीक है, तो 226 जो है वो पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखना। बैलेंस रिजर्व आफ्टर सच विथड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितने का? 200 का, उसका 15% कितना हो गया? 30 लाख। तो यही बात तो बोला है, द बैलेंस रिजर्व आफ्टर सच विथड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो 226 लाख 30 लाख से ज्यादा ज्यादा ही है, मैंने 30 लाख से नीचे तो नहीं है ना। 226 लाख जो है वो 30 लाख से ज्यादा ही तो है, 30 लाख से नीचे तो नहीं आया ना, यही होना चाहिए। तो इसी बात को बोला है कि फ्री रिजर्व से अमाउंट ड्रॉन फॉर वो माइनस करो, और ये जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15% ऑफ पेड शेयर कैपिटल होना चाहिए, तभी जाके आप डिविडेंड पे कर सकते हो। और डिविडेंड कितना पे कर सकते हो? 14। ये कंडीशन 4 है। मैंने डिविडेंड पे करने के लिए आपको ये कंडीशन भी फुलफिल करना है कि आपका विथड्रॉल अमाउंट को माइनस करने के बाद जो फ्री रिजर्व अमाउंट होता है वो पेड अप कैपिटल के 15% से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर ये 226 लाख, यहाँ पर 226 लाख है तो डिविडेंड दे सकते हैं। अगर ये 30 लाख के नीचे हो जाता, अगर ये 226 लाख 26 लाख हो जाता, तो डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं। समझे? तो डिविडेंड कितना देंगे? डिविडेंड तो 14 लाख ही देंगे, जो हम लोग ऑलरेडी कंडीशन 3 में भी कैलकुलेट कर चुके। बात समझ में आया सर? बोलो सर आप लोग भी, समझ में आया? हेलो? यस Yes, सर। sir. ठंडा लग रहा है ना? पंखा बंद कर देगा?
ऊपर वाला, ऊपर वाला। तेरा वाला चाहिए, पीछे वाला? पीछे वाला चाहिए तो रख ले। नहीं चाहिए? एक्चुअली बाहर का वेदर काफी ठंडा है, शायद अभी ये वाला वेदर अगर ठीक हो जाएगा, लाइक ठंडा आना चालू हो जाएगा। दूसरी जगह में तो शायद चालू हो गया है, जो लोग थोड़ा सा ठंडा एरिया में हैं। हम लोग के इधर ये सब ह्यूमिडिटी का चक्कर चलता ही रहता है। अब तुम सोचेगा कि ये वाला चल जाने के बाद ठंडा आ जाएगा, फिर देखेगा, फिर से तुमको खबर मिलेगा कि बे ऑफ बंगाल में वापस से एक साइक्लोन फॉर्म हुआ है, फिर से बारिश होगा। ठंडा आने में और एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा। अरे ठंडा तो नहीं आएगा, लेकिन वो वेदर काफी, मैंने क्या बोलेंगे सर, अच्छा हो जाएगा। नवंबर का वेदर बहुत बेस्ट लगता है, ना तो ठंडा ना तो गर्म, बेस्ट लगता है। नवंबर एंड फरवरी, बट दोनों टाइम ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि वेदर चेंजिंग टाइम है और उसी टाइम पे ज्यादा तबीयत भी खराब होता है। तुम देखना, बहुत गर्मी रहेगा तुम्हें कोई इशू नहीं है, बहुत ठंड रहेगा कोई इशू नहीं है, फ्लक्चुएशंस में ही इश्यूज। जब वो ट्रांजिशन से होता है ना, वही दिक्कत होता है, वही हम लोग एक्चुअली कलेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा होगा तो तुम ठंडा के ऊपर सह जाए ना शरीर में तो दिक्कत है। और गर्मी भी तुम देखो ना, 45 में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही 45 किसी कारण से गिर के 35 में आ जाए, तुमको लगे कि अरे बाप क्या हो। चलो सर ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस करके मजा आया कि नहीं? पूरा रूल समझ में आ गया, ठीक है, कि आखिर डिविडेंड देने का रूल्स रेगुलेशंस क्या है। और एक क्वेश्चन है इधर, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। Cipra Sugar Mills Limited has been regularly declaring dividend at the rate of 20% on its equity shares for the past 3 years. अच्छा, however, the company has not made adequate profit during the current year ending 31st March 2020. मैंने यहाँ पर 2020 का डेटा दिया है, एग्जाम सिचुएशंस में आपको 23-24 जो भी देगा उस हिसाब से कर लेना। तो 2020 के ईयर एंड पे इसने एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं किया है, बट इट हैज गॉट एडिक्वेट फ्री रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड एट 20%। तो क्या कंपनी 20% डिविडेंड दे सकता है? तो आपको एडवाइस करने बोल रहा है, बिकॉज आप कौन हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएम में आप लोग पूछ रहे हैं सर बताओ क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि यू आर द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। तो एडवाइस द कंपनी as to how it should proceed in the matter if it wants to declare dividend at the rate of 20% for the year 1920 as per the provisions of the Companies Act 2000। तो क्या लगता है, क्या वो 20% दे सकता है या कि 20% से कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। कम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सजा के लिखना पड़ेगा। वो तो ही बोल रहे हैं कि कम देना पड़ेगा। देखो, कंपनी कैन डिक्लेयर, पहले बात तो लिखो इसको, कैसे लिखोगे इसको? द कंपनी कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना है? द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट व्हिच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज्यादा डिविडेंड तो वो नहीं दे सकते, ये पहला बात। However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year। अगर ये पिछले 3 साल में उसने डिविडेंड दिया ही नहीं है तो फिर ये रूल्स लागू नहीं होता है। The total amount to be drawn from reserve shall not exceed 10% of its paid up share capital। जितना तुम रिजर्व से पैसा उठाओगे वो तुम्हारे पेड अप शेयर कैपिटल के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स का जितना टोटल है उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज पर दी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, ऑडिट माने क्या होता है, जैसे आप लोग जो लोग ऑडिट का क्लास करते हो बहुत अच्छे से जानते हो कि ऑडिट क्या चीज होता है। क्योंकि ऑडिट जो है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग वाले जो बंदे होते हैं वो कंपनीज में मैंडेटरीली कंपनी उनको बुलाते हैं कि भाई आओ ऑडिट करो मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, क्योंकि अगर मेरा ऑडिट रिपोर्ट रेडी नहीं होगा तो कंपनी फाइलिंग नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट नाराज हो जाएगा, मुझ पे पेनल्टी लगेगा। तो वो उसके डर पे प्रैक्टिसिंग सीए को बुलाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं। और बीच बीच में
इंटरिम ऑडिट भी कराते हैं, जिसको इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं, ताकि फाइनल ऑडिटर आके कंपनी के बारे में अनप शनप कुछ ना बोल दे, डर के मारे वो बीच में कोई ना कोई सीएसईएम को या सीएस को भी बुला के ऑडिट करवा सकते हैं, जिसको अकाउंट्स का नॉलेज हो। तो ऑडिट आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑडिट के बिना कोई भी डेटा प्रॉपर नहीं है। सर अगर ऑडिटर ही घोटाला कर दे तो सर क्या बोलेगा, ये तो हमारे समाज का प्रॉब्लम है। जो समाज का रक्षक है वही समाज का भक्षक बन जाते हैं। ठीक है, तुम जिसको भरोसा करके अपने देश को दे देते हो कि भाई ये लो मेरा देश चलाओ हमें, ठीक है, वही तुमको खूब खा लेता है। अब जब समाज का रक्षक समाज का भक्षक बन जाए तो उसका कोई तोड़ नहीं है, ये तो बस पब्लिक को सहना पड़ेगा। सिमिलरली पावरफुल लोग, समाज को बिगाड़ने वाले लोग कौन है? पावरफुल लोग है कि अनपढ़ गंवार? सर अनपढ़ गंवार का कोई समाज में, हम लोग बोलते हैं ना कितना गरीब देश है हम लोग का, सर हम लोग गरीब देश नहीं है, इस देश को गरीब बना के रखा गया है। ठीक है, ये बात दिमाग से आउट कर लो आप लोग। इंडिया कोई गरीब कंट्री नहीं है। स्टॉक मार्केट में आओ तो पता चलेगा कितना पैसा रोल आउट होता है, इवन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इतना ट्रांजैक्शंस इवन अमेरिका भी नहीं करता जितना हमारे शेयर मार्केट में पैसा का सर्कुलेशन होता है। इवन अमेरिकन मार्केट भी ताज्जुब है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हमारा जो टोटल जीडीपी है ना, उसका कम से कम 10 गुना पैसा सर्कुलेट हो जाते हैं शेयर मार्केट में। तो फिर पैसा तो है, भरपूर पैसा है। तो ये कहना बहुत गलत होगा कि हम लोग गरीब देश है। देश बिल्कुल गरीब नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग पॉलिटिकली एज वेल एज, मैंने बेसिकली मैं पॉलिटिकली बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पॉलिटिकली शोषण करना है ना, दिखाएंगे। और बकायदा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर लोग, जैसे हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हमारा दीदी बोलते हैं, ठीक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ब्रिगेड में सभा होता है वहां पर, पूरा पूरी एकदम खुला बोलते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग गरीब रहो, ज्यादा रिच होके क्या करोगे। लेकिन उनका मिनिस्टर लोगों के घर पे हजार हजार करोड़ मिल रहा है, उनका कोई जवाब नहीं है। उनका भाई को इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी का मालिक है, उसमें कोई बात नहीं है। उनका सारे के सारे भाई लोग हैं इतने सारे प्रॉपर्टी का मालिक है, तब कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन आम आदमी को बोल रहे गरीब रहो। क्यों? ठीक है तो ये तो बेसिकली, और ये कम्युनिस्ट वाले लोग बंगाल में तो ऑलरेडी ये चीज कर दिया कि लोग गरीब रहेगा तो तुम्हारा चमचा बन के रहेगा, और लोगों का एकदम अंदर से ना खोखला कर दो, ताकि वो कभी अपना स्पाइनल कॉर्ड खड़ा करके सीधा चल ना सके, और उनको हमेशा लगे कि वो गरीब है, और पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनके पास जाके दया दक्षिण न करे, तो फिर उनको लगेगा कि देखो पॉलिटिकल पार्टी हमारा कितना साथ देते हैं। ये हमारे देश का मैक्सिमम स्टेट्स का ही प्रॉब्लम है। और मैं बाकी स्टेट्स के बारे में कम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा अंदर का बात पता नहीं है, बट बंगाल के बारे में मुझे बहुत अंदर तक का बात पता है, क्योंकि मैं इस स्टेट में जन्मा हूँ। तो यहाँ का खोखलापन के बारे में मुझे बहुत पता है। अगर मैं कुछ साल उड़ीसा में रहूंगा वो भी पता कर दूंगा, आपको बता दूंगा, और अरुणाचल में रहूंगा उधर भी बोल दूंगा कि क्या चल रहा है इधर इधर के। तो जो भी हो, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता मैं उसके बारे में बोलना पसंद नहीं करता, बट हाँ, बंगाल के बारे में बोलना मेरा बहुत हक है। इसका अच्छा बुरा भला मैं हर चीज बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पे जिया हूँ, इस पे ही शायद मरूंगा, पता नहीं कहाँ मरूंगा, बट शायद। तो गरीब तो हम लोग कभी नहीं है सर, बट हाँ गरीब बनाए रखा जाता है। तो इसको, गरीब जो लोग हैं तो क्या ये पब्लिक गरीब है? पब्लिक गरीब नहीं है सर, पब्लिक गरीब बनाए रखा गया है। गरीब रहोगे तो रूल करके सबको झंडा पकड़ा देंगे। ठीक है, और ये जो इतना भीड़ होता है मुझे समझ में नहीं आता, इतना लोग भीड़ में जाते हैं ना, ये लोग सभा करता है, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं फालतू में? हाँ, एक दिन चिकन बिरयानी खिला देगा, अंडा करी भात खिला देगा, उसके पीछे पागल क्या है? क्या है? और सबसे बड़ा चीज, एक्चुअली वो लोग चिकन अंडा खाने भी नहीं जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि लोकल में ना इन लोगों को शोषण किया जाता है। अगर तुम पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं आओगे तो तुमको उस एरिया में प्रॉपरली जीने नहीं दिया जाएगा, तुमको तंग किया जाएगा, तुम्हारे फैमिली के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा। इस तरह का डर का माहौल पैदा करके तुमको गरीब से गरीब बना के, तुम्हारे फैमिली को मूर्ख रख के तुम्हारे ऊपर सालों साल, तो ब्रिटिश इससे अच्छा ही था फिर, कम से कम
वो तो सीधा बोलता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो तो सीधा हम लोग को कुत्ता मानता था, है ना, हम लोग वो करते थे। ये लोग तो बोल रहे हैं कि हम एक है, फिर भी हमें कुत्ता ही मान रहे हैं। कम से कम ब्रिटिश तो कम से कम सीधा मुंह पे बोलता था कि भाई तुम कुत्ते हो, हमारे देश में आके हमें ही कुत्ता बोलता था। अच्छा है, कम से कम अपने लोग तो जैसे लूटते वैसे तो नहीं लूटता है, जो भी हो। चलो सर, सर कहाँ चले, अरे कहाँ और जाना है, बस ऑडिट का मतलब समझा रहा था। तो ऑडिट इतना जरूरी बातें हैं, पर फिर भी घोटाला कभी कभी ऐसे खराब चीज कम ही होता है, बट एक आध केस होता है ना, वही चीज खबर फैल जाता है। अभी भी समाज में अच्छा ही ज्यादा है, तभी समाज चल रहा है सर। अच्छा, और एक केस क्या है, द अमाउंट्स वर ड्रॉन फर्स्ट शैल बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ओनली देयर आफ्टर। ठीक है, तो पहले आप लॉस के साथ, पहले एक क्वेश्चन अभी कही सर, पहले लॉस के साथ एडजस्ट करो फिर जाके डिविडेंड दो। तो डिविडेंड एट 20% शैल बी डिक्लेयर आफ्टर सच विथड्रॉल फ्रॉम फ्री रिजर्व, द रेसिडुअल रिजर्व शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी ये पॉइंट भी किया। तो ये सारा कंडीशन है और आपको ये बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बारे में जाओगे। अब बात यह है कि सर वो 20% दे सकता है कि नहीं दे सकता। द कंपनी इज एडवाइज टू गेट द डिजायर्ड डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रपोज द सेम फॉर द अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स। है ना, मेंबर का अप्रूवल भी तो चाहिए। एट द ensuing एनुअल जनरल मीटिंग एज द ऑथोरिटी टू डिक्लेयर डिविडेंड लाइज विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि वो 20% का जो डिविडेंड है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर, हाँ देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि लॉस हुआ है, यहाँ पर बोला है कि एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो एडिक्वेट प्रॉफिट जब नहीं होता है तो तब ये 20, माने अगर लॉस होता तब तो पूरा बात हो जाता, माने ये तब फर्स्ट पॉइंट लागू हो जाता। ठीक है, तब ये फर्स्ट पॉइंट आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला कि ऐसा ही हुआ है, तो तुमको बेसिकली बोला है प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है। तो ऐसे हालत में तुमको एक्चुअली पूरा प्रोविजन ही बताना पड़ेगा। और 20% डिक्लेयर वो कर सकता है, और या फिर 20% की जगह कुछ और रेट भी बोल सकता है जो बोर्ड डिसाइड करेगा एंड शेयर होल्डर अप्रूव करेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ना ये नहीं बताना कि नहीं नहीं वो 20% से ज्यादा नहीं दे सकता, ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलने से गलत आंसर। वो कैसे प्रोसीड कर सकता है एज पर सिचुएशन वो तुमको बताना है। इसलिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट सिचुएशन वाइज वो काम करेगा, तो वो पूरा सिचुएशन तुमको बताना। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली ये क्वेश्चन जो था इसमें आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि आप बताओ कि 20% से कम दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये नहीं पूछ रहा है। आपको बोल रहे कि उसका ये कंडीशन है, प्रॉफिट प्रॉपर नहीं हुआ तो वो क्या क्या कर सकता है। तो पूरा प्रोविजन से तुमको एक्सप्लेन करके बताना है कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, उस कंडीशन पे उसको क्या क्या स्टेप्स लेने का जरूरत पड़ सकता है। हेलो, बोलो सर। यस सर। ये सर, डिपोजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, डिपोजिटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लो। Section 123 subsection 4, the amount of the dividend including interim dividend shall be deposited in separate account। ये चीज हम लोग कल भी बोले थे कि सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको इसको डाल देना चाहिए, क्योंकि आप सच में देना चाहते हो डिविडेंड, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अलग से इस पैसा को अलग नहीं किया और उसके लिए अलग से बैंक अकाउंट नहीं किया, तो ये बात कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता है। और ये कितने दिन के अंदर करना चाहिए सर? 5 दिन के अंदर करना चाहिए, तो बहुत वाइटल पॉइंट है। द ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज 50 lakhs। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स अगर किया जाए, माने 50 लाख उसके पास टोटल ऑथराइज कैपिटल है। इसको अगर 5 लाख शेयर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50 लाख कैपिटल है, 5 लाख से डिस्ट्रीब्यूट करो सर, तो आपका बन जाता है 10,000 मैंने रुपीज 10 ईच, 10% फेस वैल्यू बन जाता है उसका, है ना, मैंने शेयर का दाम बन जाता है। At its AGM held on 24 September 2019, the company declared a dividend of 2 per share by passing an ordinary resolutions. The amount of dividend must be deposited in a scheduled bank in a separate account latest by 29 सितंबर 2000। मैंने 5 लाख शेयर होल्डर को अगर 2 टका करके देना है तो 10 लाख टका उनको 5 दिन के अंदर, मैंने 24 तारीख में अगर वो डिक्लेयर करता है तो 29 तारीख के अंदर ये 10 लाख अलग से एक बैंक अकाउंट में
मैंने डिपॉजिट कर देना चाहिए, ये रूल है। तो कृपया बात को याद रखें। जैसे इन्फोसिस ने 21 पर शेयर का बात कल से कर रहे हैं हम लोग, तो इन्फोसिस का टोटल जितना नंबर ऑफ शेयर होगा, ठीक है, मैंने शेयर होल्डर होगा उतना इंटू 21, जितना वैल्यूएशन होता है वो पूरा अमाउंट उनको 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में दिखाना चाहिए। अच्छा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 123 सबसेक्शन 5 contains provisions regarding payment of dividend. These are states dividend shall be payable only to registered shareholder or to his order or to his banker. नॉर्मली डिविडेंड किसको देना पड़ता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, माने जो कंपनी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, या फिर उनके ऑर्डर में किसी और को भी दिया जा सकता है, या फिर बैंकर को देना पड़ता है। इन केस शेयर होल्डर इन्फॉर्म द कंपनी टू पे डिविडेंड टू ए पर्टिकुलर बैंकर एंड इफ, जैसे मानो कि नॉर्मली आज के डेट में तो बैंकर को ही मिलता है, क्योंकि सीधा डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में हिट होता है, तो आपको थोड़ी ना मिला, बैंकर को मिला ना। तो in case shareholders inform the company to pay dividend to a particular banker and if the payment is so made by the company then it shall be deemed to be made to the shareholder himself, ठीक है। A purchaser of shares whose name is not entered in the register of the members cannot claim payment of dividend to him though he might have made full payment to the seller of shares. In this regard we will later in this chapter section 126 which provides for keeping of dividend etc in abeyance pending registration of transfer of shares unless the registered holder has authorized the company to pay the dividend to the purchaser. माने अगर कुछ भी चीजें पेंडिंग है परचेजर की तरफ से तो वो पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं होगा, तो उसको बेसिकली रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, जो नॉर्मली आज के डेट में जब आप कोई कंपनी का शेयर करते हो बहुत इजीली हो जाता है, बट प्राइवेट कंपनीज के केस में कुछ कुछ चीजें आज भी उतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है, तो इन दैट केस वो सब सिचुएशन लागू होता है। हाँ, अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर मैंने परचेस कर लिया आपने, लेकिन रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा वो पूरा पेंडिंग चीजें कंप्लीट करना है। हाँ, कर सकते हैं। The directors of East West Limited proposed dividend at 15% on equity shares for the financial year 22-23. The company announced 28 September 2023 as the record date for payment of dividend. ठीक है, the dividend was approved in the AGM held on 30th September 2023. Mr. Binoy was the holder of 2000 equity shares on 31st March 2018, but he transferred the share to Mr. Mohan, whose name has been entered in the register of member on 18th June 2020, who will be entitled to above dividend. मिस्टर बिनॉय 2000 इक्विटी शेयर होल्ड करता था कंपनी में 31 मार्च 2018 में, पर उसने अपना शेयर मिस्टर मोहन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, और मिस्टर मोहन जो है वो अपना नाम कंपनी के अंदर रजिस्टर करके रखा है, या कंपनी ने भी रजिस्टर कर दिया है 18 जून 2023 में। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 28 जून 2023 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि डिविडेंड किसको मिलेगा, मोहन को मिलेगा कि बिनॉय को मिलेगा? मोहन को मिलेगा, जो रजिस्टर है उसको मिलेगा सर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ कंपनी ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। रिकॉर्ड डेट इज द डेट, ये बहुत वाइटल पॉइंट है सर। रिकॉर्ड डेट इज द डेट अनाउंस्ड बाय द कंपनी फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट टू डिविडेंड। ये रिकॉर्ड डेट एक्चुअली वही है कि कौन डिविडेंड पाने के लायक है, ठीक है। ऑल दोस पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑन दैट डेट शैल बी एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। इसलिए जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है ना, रिकॉर्ड डेट के बारे में क्लियर कट बोलते हैं कि ये हमारा रिकॉर्ड डेट है, तो उस डेट तक जिसका भी कंपनी में डिटेल्स रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा, उसी को मिलेगा। तो in this case, yeah, in the instant case, on the date of announced by the company as the record date, Mr. Mohan's name is present in register of members. That is, Mr. Binoy name is not present there. Therefore, the dividend should be paid to Mr. Mohan, who is the registered shareholder on the record date. बात कुछ ऐसा है। ऐसे आज के डेट में सर स्टॉक मार्केट के केस में ये सब मैटर बहुत ही इजीली सेटल्ड हो जाता है, इतना झमेला नहीं है, क्योंकि ये लोग आजकल बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। लेकिन इन वेरी फ्यू सिचुएशंस, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में कुछ बातें इतना क्लैरिटी से नहीं होता है, तो इन दैट केस ये सब नियम आज भी देखना पड़ता है, और ये नियम भी तो होना चाहिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट कंपनीज भी किस तरह से सारा चीज मेंटेन करेगा। नियम है, आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है तो फिर चीजें बहुत स्मूथली काम करता है, लेकिन जब नियम तोड़ना स्टार्ट हो जाता है ना सर,
तो पता ही नहीं चलता कहाँ से लूफॉल हो रहा है, कहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है। जैसे 92 के समय में जब हर्षद मेहता का कांड हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, है ना, जो स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ था। तो हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे इतना बड़ा स्कैम या स्कैंडल कैसे बन गया था? अगर रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो होता बैंक की तरफ से, क्योंकि ये पूरा फॉल्ट बैंक की तरफ से था, लेकिन बैंक का जो लूफॉल है उसको हर्षद मेहता ने यूज किया। तो हर्षद मेहता जी ने जो ये बैंक का लूफॉल को यूज किया, तो ये तो बैंक की तरफ से भी एक दिक्कत है कि आपके सामने बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। और एक्चुअली मुझे एक खबर रिसेंटली मैं सुन रहा था कि वो जो बैंक में जो प्रॉब्लम था उसका कुछ बीआर का इश्यूज था, बैंक बिल्स रिसीवेबल के थ्रू से वो पैसा जुगाड़ करता था। तो इसमें ना इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि हर्षद मेहता बैंकर के थ्रू से ऐसा कुछ करता है, ये बात एक्चुअली बैंक का एक नॉर्मल एम्प्लॉय को ही पहले पता चला। एक साउथ इंडियन एम्प्लॉय था, उसी को पहले पता चला था, लेकिन वो इतना छोटा लेवल में था, उसको डर था कि वो अकेला इस केस में नहीं घुस सकता, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल केस है और वो एक छोटा मोटा बंदा है, उसको 2 सेकंड में उड़ा सकता है। वो बार बार बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट में बातचीत किया, लेकिन कोई किसी उसका बात नहीं सुना। वो प्रॉब्लम देख लिया था, लेकिन बाद में जब ये केस इतना ज्यादा बढ़ गया, तब तो रेड पड़ा, ऑफिशियल्स को पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है बैंक में। हाँ वही तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जर्नलिस्ट लोग पीछे पड़ गया, तब तो खेल पूरा चालू हो गया, क्योंकि एक्चुअली स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा था ना। स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा था, तो स्टॉक मैनिपुलेशन चल कहाँ रहा है, हो कहाँ से रहा है, कौन पहले से खबर ले रहा है, किसको पता चल रहा है कि ये शेयर का दाम बढ़ेगा और क्यों बढ़ जा रहा है? इतना तो बढ़ने का कोई कारण नहीं था। आज के डेट में फिर भी कुछ बातें समझ में आता है, बट उस जमाने में ना तो इंटरनेट था ना तो कुछ था। ठीक है, कितना दिमाग लगाया। ठीक है, ऐसे वो पूरा खेल मुंबई के आसपास के सिचुएशंस में ही करके दिया था, लेकिन मुंबई में इतना पैसा था, आज भी है। ठीक है, काफी सारे लोग पूरा मार्केट में मैनिपुलेशंस करके मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। तो ये जब खबर, और एक्चुअली बहुत लोग जो हर्षद मेहता का जो क्लोज थे, वो बार बार हर्षद मेहता को बार बार बोल रहा था कि थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा धीरे चलो, बट ठीक है, उसको वो बोलते कि ये धीरे चलना मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने एक्चुअली उसका क्या था कि वो मिडिल क्लास से बना है ना, उसका गलती बस यही है कि वो सरकार का लूपहॉल का फायदा लिया, और ये नहीं लेना चाहिए, उनके तरफ से ये दोष है। सरकारी रूल्स रेगुलेशंस में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन गड़बड़ रहने का मतलब ये नहीं कि वो आप उसका फायदा उठाओ। ठीक है, यही उनका गलती है। ये मेरे एक रिसेंटली रिलेटिव के केस में ऐसा एक प्रॉब्लम हुआ है, सरकार का एक, जैसे वो फॉरेस्ट में कुछ हुआ है। तो ऐसे फॉरेस्ट का मैं आपको घटना बताता हूँ, आपको सुनने में समझ में आएगा कि किस तरह से लूफॉल का फायदा उठाया जाता है। सरकारी ऑक्शन में चीजों को बेचा जाता है। जैसे टिम्बर होता है ना, लकड़ी होता है, तो लकड़ी बेसिकली जंगल में होता है, तो उसको ना पहले सरकारी तरफ से वो फॉरेस्ट को काटा जाता है। कैसे? वो ऐसा नहीं, वो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होता सर, रिजर्व फॉरेस्ट काटने का राइट किसी को नहीं है। वो एक्चुअली कॉमर्शियल पर्पस में ही होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट का होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, सभी का फॉरेस्ट एरिया होता है, जिसमें कमर्शियल पर्पस में ये जो हम लोग ये जो आसपास में जितना भी चीजें हैं, जो फर्नीचर के पर्पस में, फिर आपका फ्यूलिंग के पर्पस में, जलाने जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जो लकड़ी का जरूरत होता है, ये सब कंस्ट्रक्शन के साइड में देखना, लकड़ी के बिना तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा ना। ये जो सीमेंटिंग करोगे उसके पास उसको जो शेप दोगे तो लकड़ी से ही होता है ना सारा चीजें। फिर बिल्डिंग को जो खड़ा करके रखने के लिए स्टार्टिंग में जो पोल दिया जाता है, ठीक है, पाइलिंग बोलते हैं उसको, वो सारा चीज लकड़ी से होता है। तो लकड़ी का बहुत यूज है, कॉमर्शियल यूज बहुत है, और फर्नीचर तो उसके बिना होता ही नहीं है। और आज के डेट में जितना भी आपके घर का डोर, फैंसी चीजें, हर चीज से लकड़ी। तो लकड़ी तो आपको चाहिए, कॉमर्शियल पर्पस में लकड़ी आपको चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी का नीड है। लेकिन हाँ, रिजर्व फॉरेस्ट को तो सरकार क्या करता है, वो लकड़ी को वहां से निकालते हैं, फिर उसको ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन करने के लिए जो भी रजिस्टर्ड ऑक्शनियर होते हैं, उनके घर में ऑक्शन का चिट्ठी भेजता है। और उसमें ना, जैसे मीटिंग करने से पहले कंपनी डिटेल्स नहीं भेजता कि ये मीटिंग में डिस्कस होगा, तो वैसे ही गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं वो भी हर मर्चेंट को, जो रजिस्टर्ड मर्चेंट है फॉरेस्ट का, उनको ऑक्शन का चीजें भेजता है कि भाई ये फॉरेस्ट में ये लकड़ी है, इसका ये साइज में ये चीज अवेलेबल है, इतना क्वांटिटी में मिलेगा, आप आओ, देखो, माल देख के जाओ, और फिर
आजकल ऑनलाइन में बिडिंग होता है। आज से 5-7-10 साल पहले फिजिकली एक ऑक्शन हॉल होता था, उसमें ऑक्शनियर होता था और वो ऐसे अनाउंस करता था कि इस फॉरेस्ट में ये माल है, इसके लिए सरकार मिनिमम 10,000 टका दाम मांगता है, अब आगे आप लोग अपना दाम। समझ में आ रहा है? अब ये मार्चेंट लोग क्या किया, ये गजब दिमाग लगाया, सारा मार्चेंट लोग एक हो गया सरकार के अगेंस्ट में। जब ये जो ऑक्शन होता है उसके लिए जो चिट्ठी भेजा जाता है, चिट्ठी भेजने से और ऑक्शन होने पे कम से कम 15 दिन 1 महीने का गैप रहता है। अब ये 15 दिन 1 महीने में सरकार से, सरकारी लोगों से ज्यादा दिमाग वाले बिजनेसमैन, तभी तो बिजनेसमैन है। अब ये लोग हर जगह में जा सकता है, फॉरेस्ट में जाके वो उसको चेक कर सकता है, क्योंकि वो सब ऑलरेडी रेडी करके रखा गया है कि ये चीजें ऑप्शन करने के लिए मार्क कर दिया गया। अब ये लोग देख लेता है सारे के सारे। अब सरकार जब अपना दाम देता है तो ये लोग ना पहले से प्री डिसाइड कर लेते हैं एक होटल में या कहीं पर बैंक्वेट में मिलके कि सरकार जो दाम देगा हम लोग इस चीज को मिल के खरीदेंगे। नॉर्मली हर एक बिडर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये लोग एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं होता है। माने ये लोग क्या कॉन्स्पिरेसी खेल रहा है कि सरकार ही अगर मानो दाम दे रहा है 50,000 एक लॉट का या 1 लाख टका दाम दे रहा है सरकार, तो ये लोग मिल के क्या कर रहा है कि बोल रहे हैं कि हम लोग जोर से जोर एक्स्ट्रा 20,000 देंगे। 1 लाख अगर सरकार ने दाम दिया, मैक्स टू मैक्स, एकदम बिडिंग नहीं करेंगे तब तो वो तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, बिडिंग तो करना पड़ेगा। तो वो लोग मिलके अगर हम 5,000 बोलेंगे तुम 10,000 बोलना, फिर तुम 15 बोलना, 20 बोलना, 30 के ऊपर कोई नहीं जाना। ठीक है? और ये जो 30,000 होगा एक्स्ट्रा, ये 30,000 हम लोग मिल के एडजस्ट कर लेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है? तो ये चीज लास्ट 2 साल से चल रहा था, ये मैं बात कर रहा हूँ 5 साल पूर्व। तो सरकार देख रहा है कि सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो क्योंकि एक एक बिजनेसमैन अगर इंडिपेंडेंट होता है और वो मार्केट डिमांड सप्लाई पे अपने हिसाब से बिडिंग करता है कि भाई वो ले रहा है हमको भी लेना है, ठीक है, तो सारा माल वो ले लेगा, तो रेट बढ़ जाता है। तो रेट बढ़ने से सरकार को फायदा है, और ये लोग सरकार का वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है उसी को पहले से फिक्स कर ले रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये लोग नॉर्मली अगर कोई बोलेगा सर इसमें क्या गलती है, वो अपना फायदा देख रहा है, लेकिन नहीं सर इसके लिए भी हमारे देश में लॉ है। मुझे भी जब ये बात पहले बोला गया था तब मेरा इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि 5-7 साल पुराना बात है। तो मुझे भी लगा था कि इसमें ये लोग क्या खराब कर रहा है, क्योंकि ये लोग तो अपना बिजनेस दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन बिजनेस दिमाग लगाना एक तरफ, जस्ट लाइक हर्षद मेहता, वो भी अपना बिजनेस दिमाग ही लगाया। और ठीक है, एग्जैक्टली ये लोग भी वैसा ही कुछ कर रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर भी जो फॉरेस्ट मर्चेंट्स लोग हैं ये लोग भी तो बिजनेस दिमाग ही लगा रहे हैं। सरकार का जो लूफॉल है वो क्या है कि सरकार इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सरकार बस अपना प्रोडक्ट लेके बैठा है, वो सोच रहा है लोग आएगा बिडिंग करेगा हमको पैसा मिलेगा, हमारा दफ्तर चलेगा, सरकारी रेवेन्यू बढ़ेगा, और उसमें से हम भी घोटाला कर लेंगे और कुछ पैसा सरकारी काम पे लगाएंगे। ये सरकार का सोच है, लेकिन ये लोग तो सरकार से 2 कदम आगे चल रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, ये मार्चेंट लोग किसी एक बड़े होटल में मिलता था, तो वहां पर जब वो लोग मिलता था तो उनके पास पेपर्स भी होता था, क्योंकि इतना सारा बात करना है तो सारा सरकारी पेपर्स जो है वो मीटिंग में तो वो लोग लेके जाएगा, क्योंकि कौन से साइट में क्या माल है ये थोड़ी ना लोग दिमाग में रख सकता है, क्योंकि हजारों लकड़ी का नाम होता है, उसका हजारों दाम होता है, हजारों चीजों उस दाम नहीं दिखता उधर। दाम तो सरकारी रेट में सरकार बताता है, लेकिन वो तो इन लोगों को पता होता है कि क्या दाम हो सकता है। अब उस दिन क्या किया, रेड कर दिया होटल पे, रेड करके सारे के सारे बिजनेसमैन को उठा के लेके गए, और मेरा जो रिलेटिव है वो भी फंसा था इसमें। ठीक है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ इतना सारा। तो ये लोग जब फंसा उसमें, तो ये लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने, कुछ लोगों को लगा कि गलत है तो वो लोग भाग गया, जो भाग गया वो तो भाग गया। अब तुम आए थे उसका क्या प्रॉब्लम है, होटल थोड़ी ना रजिस्टर लेता है।
जो भाग गया वो बच गया, जो नहीं भागा। और जिनको, और कुछ लोगों का मानना है कि हम लोगों ने क्या गलती किया, ये क्या वो क्या। अब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट केस का जो बातचीत है उसमें गवर्नमेंट का जो लॉयर है वो कोर्ट को बता रहा है कि ये मर्चेंट लोग गवर्नमेंट को धोखा दे रहा है। तो जज पूछ रहे हैं कि कैसे, तो बोलते हैं कि ये लोग माल बेचने से पहले ही बेच देता है। तो सर जज पूछ रहे हैं कैसे, मुझे तो ये जो सरकारी लॉयर थे ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मुझे ये लोग माल बेचने से पहले बेच देता है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ क्या देगा? सरकार ठीक ही बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल, हाँ, वही एक ही कारण है कि डॉक्यूमेंट्स लेके ये लोग क्या कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसका भी क्या प्रमाण है? लोग डॉक्यूमेंट से लेके ऐसे भी कहीं पर भी मिल ही सकता है, लेकिन इससे ये क्या प्रमाण होता है कि जो चीज सरकार ने बेचा नहीं है वो चीज पहले ही बिक गया? कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हो? प्रूफ एकदम क्लियर कट होना चाहिए। मानो मैं बिजनेसमैन हूं, तुम भी मेरा बिजनेस फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ किसी होटल में मिलता हूं, मेरे पास बिजनेस का पेपर्स है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर कुछ काम करने गया था, या फिर मैं तुमको बेचा, या फिर हम लोग कुछ डील कर रहे थे उसी प्रोडक्ट के बारे में, इसका क्या प्रमाण है? और हम कोई थोड़ी ना कोई ऑफिस में मीट कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही एक अनऑर्गेनाइज जगह में मीट कर रहे हैं। और मीट कर ही सकते हैं, बिजनेस फ्रेंड मीट नहीं कर सकता, कौन हमारे मीटिंग में आपत्ति कर सकता है? इन लोगों का केस अभी भी पेंडिंग है। जज का बार बार पूछना है कि आप बताओ कि माल बेचने से पहले कैसे बिक सकता है, और तो सरकार क्या कर रहा था? तो फिर सरकारी सिस्टम क्या कर रहा था? ये सरकारी सिस्टम इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये जज का पूछना है। और बिजनेसमैन का बोलना है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने बिजनेसमैन का लॉयर है, बोलते हैं कि बिजनेस लोग मैन लोग अपने कुछ ना किसी मैटर पे ये लोग मीटिंग क्या, ये लोग मीटिंग नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी कर रहे थे। बिजनेस फ्रेटर्निटी का पार्टी नहीं हो सकता, मार्जिन एसोसिएशन का पार्टी नहीं हो सकता। हम लोग पार्टी कर रहे थे ऐसे ही, उसमें से किसी किसी के पास पेपर्स था वो अलग बात है, वो लोग शायद ऐसे ही लेके घूमता होगा, ठीक है। कोई मुंह नहीं खोलेगा सर, कौन मुंह खोलेगा, क्योंकि सभी तो उसी के अंदर आता है, कौन मुंह खोलेगा? तो बेसिकली ये सरकारी लूफॉल को ये लोग यूज करता है। लेकिन सर क्या बिजनेसमैन गलत है? यस, क्योंकि ये लोग कौन से एक्ट को वायलेट करते हैं जानते हो? कंपटीशन एक्ट को वायलेट करते हैं। ये सीएस एग्जीक्यूटिव वाले इकोनॉमिक लॉ के अंदर पड़ता है, और सीएसईएम वाले इसको फाइनल में जाके पड़ेगा। इसको कंपटीशन एक्ट बोलते हैं, माने कोई किसी को कंपटीशन में, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोनोपोली क्रिएट करके कंपटीशन को ही खत्म कर देना, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव मोनोपोली प्रैक्टिस, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आता है कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो अगर देखा जाए तो लॉ इज देयर, और बिजनेस में लोग सच में गलत है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। इन सबका एक दिन का कस्टडी भी हुआ था, जितना लोग पकड़ा गया था सबका कस्टडी भी हुआ था, हवा टाइट कर दिया। हाँ, क्या बोलेगा बोलने से तो पूरी तरह फंसेगा। समझ में आ रहा है? अरे बहुत सारी चीजें हैं सर, ऐसे होता रहता है। लेकिन हाँ, वही हर्षद मेहता वाला केस आपको बोला तो मुझे वैसे याद आया, तो मैं आपको बोला क्या क्या चीजें हो सकता है। चलो, ए तुम लोग क्या है, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ, या फिर सो गए? घर पे हो तो ठंडा सुन ठंडा रहे हैं सर, वेदर। सुन रहे हैं। अरे वाह, बस अपना पढ़ाई करते रहो और बिजनेस दिमाग चारों तरफ खोज खबर रखते रहो। इंटरेस्टिंग है ना ये जो मैंने बोला? ठीक है, तो जितना चीजें जानोगे, और कनेक्शन, जब जब मैं जाना था तब मेरा पढ़ाई लिखाई तो हो गया था, लेकिन मेरे को, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि बिजनेसमैन गलत नहीं है स्टार्टिंग डे से, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला नहीं भाई, ये तो बिजनेसमैन लोग ही गलत है, ये रूल तो ये लोग तोड़ ही रहा है। सरकार का गलती है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अलग बात है। सरकार एक
फेवरेबल कंडीशन सरकार को बिल्डअप करना चाहिए, जो सरकार करने में नाकाम है। सरकार का भी बहुत गलती है। सरकार क्या करता है जानते हो? मैं देखा था उन लोगों का एक पूरा चीजों को डिटेल्स में जाके। सरकार इतना बदमाश है, पहले बोलते हैं कि इतना दाम, इतना इतना करके दाम दे दिया कि मिनिमम इतना प्राइस में बीडिंग करने से होगा। अब मानो कि बीडिंग हो गया, फिर सरकार अपने पास एक कंडीशन रखा है कि अगर इससे ज्यादा अमाउंट का बीडिंग नहीं होगा तो हम लोग नहीं बेचेंगे। मिनिमम भी वही सेट करेगा। मानो तो 50,000 दाम दिया है मिनिमम प्राइस, लेकिन वो बोलेगा कि बिडिंग प्राइस अगर 1 लाख क्रॉस नहीं करता, सेल करना हमारे ऊपर है। मैंने ये सब तो, मैंने ये मुझे समझ में नहीं आया। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मैंने मैं बोला ये पूरा पागल है सरकार। फिर कभी कभी जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता है पैसा, सब छोड़ देता है। मैंने तो फिर बिडिंग करने का क्या मतलब था? The board of directors of So Mechanical Toys Limited proposed a dividend of 12% on equity shares for the financial year 22-23. The same was approved at the AGM of the company held on 25th June 2023. Mr. Nitin Jha was holding 1,000 equity shares as on 31st March 2023, but the same were transferred by him to Mr. Raj, whose name was registered on 20th April 2023 in the register of members. State as to who will be entitled to the dividend declared by the कंपनी। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन का जवाब है, जिसका नाम रजिस्टर में रहेगा उसी को मिलेगा। 123 सबसेक्शन 5, डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंक। फैक्ट्स in the given case state that Mr. Nitin Jha, the holder of equity shares, transferred his shares to Mr. Raj, whose name was registered on 20th April 2023. Since Mr. Raj became the registered shareholder before the declaration of the dividend in the AGM of the company held on 25 जून 2023, he will be entitled to dividend. क्योंकि अप्रैल को ट्रांसफर हुआ है और जून से पहले हो गया है, मैंने रिकॉर्ड डेट से पहले हो गया है, तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से डेट का दिमाग रखिएगा और डिविडेंड किसको मिलना है नहीं मिलना है दिमाग में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ से ज्यादा कुछ और मुझे बताना नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो अभी इतना देर से बोल रहा था, कैसे कैसे डिविडेंड दे सकते हो ये दिया है देखो। डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश में दे सकते हो, चेक में दे सकते हो, वारंट पे दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आजकल चलता है, ये आजकल पॉपुलर है। पेबल टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। अगर आप निधि कंपनी हो, निधि नॉर्मली एनबीएफसी होते हैं टाइप ऑफ। निधि एक तरह का बैंकिंग सिस्टम, नॉट बैंकिंग, इट्स काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर कॉल्ड निधिज। निधिज माने आपको निधि का मेंबर होना पड़ता है। ठीक है, माने जो भी निधि का मेंबर होगा वो पैसा भी जमा करता है और उसी में से उनको जरूरत में जो भी मेंबर होता है उनको वहां से लोन वगैरह मिलता है और ये पूरा मेंबरशिप बेसिस में चलता है। तो अगर कोई निधि निधि ज्यादातर देखने को मिलता है साउथ इंडिया, एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट है, बट इनको एक बार गवर्नमेंट सोचा था कंप्लीटली बंद कर देगा, बट बंद नहीं कर पाया क्योंकि साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, कुछ एरिया में, बंगाल में लिटिल बिट देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा भी नहीं है बट कम भी नहीं है। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कर्नाटका में। ठीक है, मैंने पूरा निधि कंपनी कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली आप उसका मेंबर बन जाओ, उसमें पैसा रखो, फिर आपके जरूरत में आप वहां से कम इंटरेस्ट रेट में पैसा रेज कर सकते हो, जो नॉर्मल बैंक वगैरह से अपडेट मांग रहे हैं क्या? So any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of the, ये नीतिश के केस में है। सर यहाँ पर कुछ बोला है कि प्रोहिबिशंस ऑफ ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये बहुत सिंपल बात है कि अगर आपका मार्केट में कुछ ऑब्लिगेशंस क्लियर नहीं है तो ऐसे केसेस में आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने नहीं देता। जैसे मानो डिफॉल्टिंग कंपनी, a company which fails to comply with provision of section 2073 provisions of acceptance of deposit from public। माने अगर कंपनी का कोई डिपॉजिट्स वगैरह, हम लोग डिपॉजिट्स के एक चैप्टर पढ़े ना सर, तो उसमें अगर आपका कोई बाकी वगैरह रह गया किसी के पास, ठीक है, एंड सेक्शन 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मैंने डिपॉजिट लिया पर डिपॉजिट दिया नहीं, ठीक है, बिफोर द कमिटमेंट एंड शैल नॉट सो लॉन्ग सो सच फेलियर कंटिन्यूज। जब तक आपका डिपॉजिट, जिससे आप डिपॉजिट लिए हो और रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप डिविडेंड वगैरह नहीं दे सकते।
अगर आप सेक्शन 8 कंपनीज हो तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में बनता है वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग चैरिटेबल कंपनीज को सामने रख के अल्टीमेटली प्रॉफिट ही कमाता है और उस प्रॉफिट का हिस्सा भर भर के पेट में डालता है। ठीक है, मर्सिडीज BMW सब खरीदते हैं। मैंने वही बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ये सब चीज रूल तो बना के रखा है, बट घोटाला बहुत है। बस मेरा एक ही इच्छा है कि जो रूल हमारे देश में है ना, अगर संविधान का और लॉ का प्रॉपर पालन हो जाए, ये देश सुधर जाएगा। जैसे एक चीज आप लोगों को बोलना भूल गया, जूरिस्प्रूडेंस क्लास में ऐसे भी मैं बोलूंगा ये सब बातें। हमारे देश में एक नया अमेंडमेंट आया है लॉ में। हम लोग हमेशा देखे हैं कि लॉ के आंखों में पट्टी होता है, अभी नहीं रहेगा, उसमें चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, लॉ देख सकता है। एक्चुअली ये जो कानून अंधा, मैंने लॉ इज ब्लाइंड, ठीक है, प्रूफ मांगता है। ठीक है, ये चीज विदेश में चलता है। हमारे यहाँ पर न्याय का देवी होता है, हमारे यहाँ पर न्याय का देवी होता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि न्याय देवी न्याय करो। ठीक है, तो न्याय का देवी जो है वो अगर आंखों में पट्टा बांध के रहेगा तो वो कैसे न्याय करेगा। ठीक है, तो हर चीज के लिए प्रूफ जरूरी नहीं है। न्याय का देवी को दिख रहा है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, जो गलत होगा उसको सजा मिलेगा। तो ये एक सिंबॉलिक चेंज हुआ है, ये अच्छा है। ठीक है, अगर आंखों में पट्टा है इसका मतलब जब तक प्रूफ नहीं मिलता है सजा नहीं है। लेकिन न्याय देवी का कॉन्सेप्ट को अगर यूज किया जाए, अगर प्रूफ ना भी मिले तो भी गलत को गलत बोला जा सकता है, क्योंकि न्याय देवी का जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है वो समाज के हित और अहित में है, हर चीज प्रूफ के आधार में नहीं है। दोनों चीजों में सिंबॉलिक काफी डिफरेंस है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो कम से कम इस एक मुद्दे पे हम लोग फॉरेन को कॉपी करना बंद करके अपना नियम लगाए। ठीक है, क्योंकि सीरियसली हमारे देश में न्याय देवी कॉन्सेप्ट चलता था, वो ब्रिटिश लोगों का कॉपी करते करते हम लोग भी कानून को अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। चलो काफी चीजों में बदलाव आ रहा है, अच्छा है। तो ये दोनों केस में आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। UDA, unpaid dividend account. Section 124 of the Act contains the provisions relating to unpaid dividend. Unpaid or unclaimed dividend to be transferred to the unpaid dividend account. अगर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं करता है, सेक्शन 124 में बोला गया, where a dividend has been declared by a company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration of the company, shall within 7 days from the expiry of the said period of 30 days transfer the total amount to unpaid or unclaimed dividend to a special account called unpaid dividend account. The UDA shall be opened by company in any scheduled time. ठीक है, माने कंपनी को एक डिविडेंड अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पर अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, within 90 days of transferring any amount to the unpaid dividend account, the company shall prepare a statement containing the name, last known address and the amount of unpaid dividend to be paid to each person, and place such statement on its website if any, and also any other website approved by central government. माने किसका किसका बाकी है, किसको कंपनी ने नहीं दिया, या फिर कौन कौन लोग अभी भी क्लेम नहीं किया है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ डिफॉल्ट इज मेड इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, अगर कंपनी ट्रांसफर नहीं करेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड in transferring the total unpaid dividend amount or any part thereof to the unpaid dividend account, the company shall pay from the date of such default interest at the rate 12% per annum on the amount not so transferred to the said account. Interest incurring on such account shall ensure that is available to the benefit of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid to them. Claimant to apply to the payment of claimed amount. Any person claiming to be entitled to any money transferred to the unpaid dividend account may apply to the company consent for payment to money so claimed. माने वो बाद में अप्लाई कर सकता है जब उसका होश आएगा। ठीक है, if due to any reason उसने पहले नहीं किया। And last point is that sir, transfer of unclaimed amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF). Any money transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest accrued thereon to the Investor Education and Protection Fund. 7 साल तक अगर अनपेड डिविडेंड से कोई क्लेम नहीं आया तो उसे IEPF या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 6 number point is that all shares in respect of dividend which has not been paid or claimed
for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund along with the statement containing the prescribed details. वही नाम वगैरह. Right of owners of transferred share to reclaim punishment. अच्छा, any claimant of shares so transferred to IEPF. अच्छा, IEPF में भी ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई क्लेम करने पहुंचता है, shall be entitled to reclaim the transferred share from Investor Education Protection Fund in accordance with the prescribed procedures and on submission of procedures prescribed documents. माने IEPF में ट्रांसफर करने के बाद भी जो ओरिजिनल क्लेमेंट है वो आके वापस मांग सकता है. ठीक है, हमारा देश है सर, ये भारत है, इसमें ना लोगों को बहुत ज्यादा मौका मिलता है और इसी का हम लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं. यही देश का सबसे बड़ा दुख का प्रॉब्लम है सर. ये बाकी बहुत सारे देशों में इतना सारा मौका नहीं है, ह्यूमैनिटीज दिखाते नहीं है और हम लोग ये ह्यूमैनिटीज दिखाते दिखाते बिक जा रहे हैं. काश हम लोग ह्यूमैनिटीज ना दिखाते तो आज हम लोग चाइना बन जाते. सो कॉल्ड स्ट्रक्चर तो बना ही देते हैं, क्या दिक्कत था. लेकिन क्या है ना, ये सो कॉल्ड ह्यूमैनिटीज के चक्कर में आज भी तुम देखो ना, हमारे यहाँ पर जो कातिल होते हैं उनको भी इतना मौका दिया जाता है. कौन से देश में ऐसा है, कौन सा देश में ऐसा है. अब तुम कोई बोलेगा सर ये अच्छा नहीं है, हाँ, फांसी भी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उसको, मैंने उसको भी इक्वल मौका मिलता है. इक्वल मौका मिलता है, जो दोषी है और जो निर्दोष है दोनों को इक्वल मौका मिलता है. सर एक्चुअली देखो, लॉ को इक्वल मौका देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर तुम ये नहीं दोगे तो फिर ऐसे केसेस में कई बार बेगुनाह को भी तो सजा मिल जाता है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो वीक है, फंसा देता है लोग. वैसे इस बार भी तो ये कोलकाता वाला केस में एक गरीब बंदा को ही तो फंसाया गया था. वो तो मेन है ही नहीं, वो मे बी वन ऑफ द अक्यूज्ड बट ही इज नॉट द मास्टरमाइंड, है ना. ही मे बी वन ऑफ द अक्यूज्ड बट ही इज नॉट द मास्टरमाइंड. तो फिर मास्टरमाइंड लोग इस तरह से क्या होगा ना, तुम किसी को भी सजा दे दोगे, बाकी लोग बच जाएगा. इसलिए तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, मतलब ममता दीदी का सरकार जल्दी जल्दी हर चीज मांग रहा है. जल्दी क्यों, किसी को एक बार सजा दे देगा ना, फिर आगे कोई कुछ क्लेम नहीं कर सकता. नहीं, सजा तो हो गया है. जो फास्ट ट्रैक ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. फास्ट ट्रैक ये सब चीज में क्या फास्ट ट्रैक, तुम इतना अंदर तक घोटाला करके रखे हो, फास्ट ट्रैक कितना से सामने आया. इसीलिए इसीलिए इतना सारा चीज दिया हुआ है. So if a company fails to comply with any of the requirements of this section, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh rupees, and in case of continuing failure, एक to time 5% with a further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to maximum 10 lakh. Every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 25,000 rupees, and in case of continuing failure with a further penalty of 100 rupees for each day after first during which such failure continues, subject to maximum 2 लाख. कंपनी के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए. ये जो अभी पढ़ा है उसको पूरा समरी करके रखा. आईपीएफ बता दिया, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिए. मैंने आईपीएफ का पैसा का क्या क्या करता है इसको एक बार आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए. ये वाला पढ़ लो. Punishment for failure to distribute dividend within 30 days. Section 127 of the Act contains time limit for distribution of dividend and punishment for failure to distribute dividend on time. Certain exemptions from punishments are also provided. These provisions are the time limit for distribution. Where a company declares dividend, it must be paid or dividend warrant thereof must be posted within 30 days from the date of declaration of dividend to the shareholder entitled to the same. Posting of dividend warrants within 30 days absolves the company from any punishments irrespective of whether it is received by the shareholder consent within this time or not. The offence is committed only when the company fails to post dividend warrants to the registered address of the members within 30 days. माने तुम अगर नॉर्मली 30 डेज के अंदर डिविडेंड वारंट को रेडी कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी नहीं करते हो, डिविडेंड वारंट क्या होता है कि जिसको डिविडेंड मिलेगा वो क्लेम कर सके, जिसके पास भी डिविडेंड वारंट रहेगा वो कंपनी से क्लेम कर पाएगा.
तो अगर तुम रजिस्टर्ड एड्रेस में वो सब चीज भेज देते हो तो ठीक है, अगर नहीं भेजते हो तो फिर आप पेनल्टी का भागीदार बनोगे। तो इसमें पनिशमेंट फॉर फेलियर को पूरा डिटेल्स में दे दिया है सर। ये फेलियरिटी का जो क्या बोलते हैं इसको, मैंने पनिशमेंट का जो अमाउंट है उसको थोड़ा याद रखना पड़ता है। In case company fails to pay declared dividend or fails to post dividend warrants within 30 days of declaration, every director of the company shall be punishable with imprisonment। 2 साल तक का जेल हो जाएगा। खतरनाक केस है। 5 दिन जेल में रखने से ना पूर्वज याद आ जाते हैं। ठीक है, आज तक अगर कभी दादाजी का फोटो तक नहीं देखा ना, दादाजी बचा लो। ठीक है, अगर किसी को एक दिन भी कस्टडी में रखता है ना, उसका पूरा मुंह सूख जाता है। ठीक है, तो ये तो 2 साल बहुत होता है। If he is knowingly a party to the default, and he shall also be liable to pay minimum fine of ₹1,000 for every day during which such default continues। मैंने जब तक गलती नहीं सुधारेगा। The company shall be liable to pay simple interest at a rate of 18% per annum। सिंपल है, कंपाउंड नहीं है, पर 18% है। ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच हैज डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ये कंपनी के ऊपर लगता है, लेकिन पनिशमेंट से कुछ लोगों को एग्जम्प्ट भी रखा है, इसको एक बार याद रखिएगा। अंडर फॉलोइंग केसेस वेयर द कंपनी हैज फेल्ड टू पे डिक्लेयर्ड डिविडेंड विद इन 30 days, नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड एंड देयरफॉर नो पनिशमेंट इज एक्सेप्टेड। कहां पर? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। सिचुएशन ही ऐसा है लॉ में कि डिविडेंड देने लायक सिचुएशंस नहीं है, लीगल कुछ इश्यूज है और वो जेन्युइन है तो एग्जाम मिलेगा। Where a shareholder has given direction to the company regarding the payment of the dividend, and on those directions cannot be complied with and the same has been communicated to। ठीक है, मैंने where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of dividend, shareholder ने बोला कि कुछ particular way में करना है और directions cannot be complied with the same, मैंने जिस तरह से बोला गया उस तरह से बात नहीं बन रहा है, तो ऐसे केसेस में डिले हो सकता है। Where there is a dispute regarding the right to receive the dividend, तो ऐसे केसेस में डिले हो सकता है। But the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due it from the shareholder, and where for any other reason the failure to pay the dividend or to post the warrant within prescribed period of 30 days was not due to any default of the party of the company, माने कंपनी के पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी सिस्टम फेलियर, कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसके कारण है। तो ये सब सिचुएशंस में कंपनी को किसी भी तरह का पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी बात को समरी करके इसमें दिया है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ एक क्वेश्चन भी दिया है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मिस्टर अलोक होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख हैज नॉट पेड 80,000 टुवर्ड्स कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स, कैन द डिविडेंड अमाउंट पेबल टू हिम बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच ड्यूज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। माने उसका 80,000 कॉल मनी में बाकी है, कंपनी का इक्विटी शेयर वो होल्ड कर रहा है 10 लाख वैल्यूएशंस का, 80,000 कॉल मनी बाकी रखा है, तो क्या वो डिविडेंड दे सकता, मैंने उसको कंपनी डिविडेंड उस 80,000 के साथ एडजस्ट करेगा क्या? Yes, as per clause D of provision section 127, where the dividend is declared by a company and there remains calls in arrears, माने अगर कोई शेयर होल्डर की तरफ से पैसा देना कंपनी को बाकी है और any other sum due from a member, then the dividend can be lawfully adjusted by the company against any such dues. Thus, the action of the company adjusting dividend payable to Mr. Alok towards call money due on shares amount is justified and therefore no punishment is attached। ठीक है, हमारी कंपनी को इस केस में कोई पनिशमेंट या डायरेक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी यही है डिविडेंड का जो ओवरऑल है। अगर कोई पॉइंट बीच में मैं डिटेल्स नहीं दिया, एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा है बोल के। बस एक बार डिविडेंड रिलेटेड जो भी टॉपिक है पूरा गो थ्रू करो सर, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है एमसीक्यूज हैं प्लीज एक बार कंप्लीट कर लो। करीब 7-8 क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज भी कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगा बोल के। ठीक है, आरजो, अभिजीत, कोतोई, प्रिया, सृजित, समझ में आया ना सर? Yes, Yes, sir. sir. ओके सर, Yes, sir. ठीक है Yes, sir. सर। ओके, तो फिर आज इतना ही है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं सर। थैंक यू, Bye, थैंक यू Bye, sir. सर, sir. बाय सर, Good night, sir. गुड नाइट सर, Bye, sir. बाय सर, Bye, sir. बाय सर।